हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे लिंग निर्धारण के बारे में। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। इन तीनों बिंदुओं पर आज हम लोग बात करेंगे। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ ये बच्चों की डिमांड पर ही बनाई जाती है। बच्चों की डिमांड थी कि लिंग निर्धारण पर आप वीडियो बना दें, इसलिए मैंने आज इस पर डिसाइड किया कि आज हम लोगों को लिंग निर्धारण पर ही वीडियो बनाना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मानव में लिंग निर्धारण की। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, कब संतान पुत्र पैदा होती है और कब संतान पुत्री होती है। मानव में, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी और हर जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, तो 23 गुना 46, यानी मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। उस 23 जोड़ी में से 1 से लेकर 22वीं जोड़ी तक गुणसूत्र चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, 1 से 22वें तक की जोड़ी सेम होती है, यानी 1 से लेके 22 तक की जो जोड़ी होती है वह सेम होती है, यानी पहला भी एक्स है और 22वां भी एक्स। तो 1 से लेके 22 तक के जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, चाहे वो पुरुष में हो चाहे स्त्री में, सेम होते हैं। जबकि स्त्री में आ जाए तो उसके 1 से लेके 23 जोड़े तक के गुणसूत्र सेम होते। अगर पुरुष और स्त्री की बात कर लें तो पुरुष के 23वें जोड़े का गुणसूत्र एक्स वाई होता है और स्त्री का 23वां जोड़ा केवल एक्स एक्स होता है। इसलिए पुरुष विषम युग्म की होता है क्योंकि उसके 23वां जोड़ा होता है एक्स और वाई, जबकि स्त्री का 23वां जोड़ा एक्स एक्स होता है। इसलिए स्त्री में सारे अंडाणु एक्स वाले होते हैं, जबकि पुरुष में शुक्राणु 2 तरीके के बनते हैं, एक एक्स गुणसूत्र वाले और एक वाई गुणसूत्र वाले। आइए बात करते हैं हम लोग इस पर। मैकलंग ने क्या बताया था मानव में लिंग निर्धारण की जो बात बताई गई या पक्षियों में लिंग निर्धारण की जो बात बताई गई मैकलंग के द्वारा। मैकलंग के लिंग निर्धारण गुणसूत्र सिद्धांत मैकलंग ने दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? लिंग निर्धारण गुणसूत्र सिद्धांत के अनुसार लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण तो मतलब होने वाली संतान पुत्र है कि पुत्री है, यही लिंग निर्धारण है। लिंग निर्धारण का मतलब क्या है? पुत्री है कि पुत्र है, यानी नर है कि मादा, संतान कौन सी बन रही है। तो मैकलंग के लिंग निर्धारण गुणसूत्र सिद्धांत के अनुसार लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, तथा इनकी जो वंशागति है, यानी इन लक्षणों की, इन गुणों की जो वंशागति है वो मेंडल के नियम के अनुसार होती है। यह बात मैकलंग ने बताया था कि गुणसूत्रों की जो वंशागति हो रही है वो मेंडल के नियम के अनुसार होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्त्री में जो 23वां जोड़ा होता है वह समान होता है, यानी स्त्री में 23वां जोड़ा कैसा होता है? 2 समान लिंग गुणसूत्र, 2 समान आपको दिख रहा है बोर्ड पर, 2 समान है एक्स एक्स दोनों, तो ये 23वां जोड़ा। स्त्री में 2 समान लिंग गुणसूत्र यानी एक्स एक्स, जबकि पुरुष में एक्स एक्स का, और पुरुष में असमान लिंग गुणसूत्र। स्त्री में समान लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्री में समान लिंग गुणसूत्र यानी एक्स एक्स है, और पुरुष में असमान लिंग गुणसूत्र कौन कौन? एक्स वाई।
तो इसका मतलब यह है कि जो स्त्री है वह समयुग्मकी है और पुरुष जो है वो विषम युग्मकी है। विषम क्यों है? क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों है, इसलिए पुरुष विषम युग्मकी है, और जो स्त्री है वह समयुग्मकी है क्योंकि दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स से समान है ना, तो समयुग्मकी है। मानव में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा मादा में 22 जोड़ी गुणसूत्र कैसे होते हैं? समान होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनमें 1 से लेके 22 में जोड़ी के गुणसूत्र समान होते हैं। समान होते हैं मतलब वो एक्स एक्स होते हैं, यानी 1 से लेके 22 में तक के, चाहे मेल की बात कर लो चाहे फीमेल की बात कर लो, 1 से 22 में तक एक्स एक्स ही होते हैं। जबकि 23वीं जोड़ी कैसे होते हैं? असमान, यानी पुरुष और स्त्री में 22वें जोड़ी तक के गुणसूत्र बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन 23वें जोड़ी के गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, क्योंकि स्त्री में 23वां एक्स एक्स होता है और पुरुष में 23वां एक्स और वाई होता है। पुरुष विषम युग्मकी होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पुरुष में गुणसूत्र 23वां क्या होता है? एक्स वाई होता है, इसलिए पुरुष विषम युग्मकी होते हैं। अलग अलग है तो विषम युग्मकी होते हैं, और विषम युग्मकी होने के कारण ये पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बनाते हैं। या कह लीजिए पुरुष में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। 2 प्रकार के क्यों बन रहे हैं? एक एक्स वाला बनेगा और एक वाई वाला बनेगा। 50% शुक्राणु कौन वाले होंगे? एक्स गुणसूत्र वाले होंगे, क्योंकि पुरुष में एक्स और वाई होता है। तो 50% शुक्राणु पुरुष में शुक्राणु ही बनते हैं, तो 50% शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले होंगे और 50% शुक्राणु वाई लिंग गुणसूत्र वाले होते हैं। जबकि मादा समयुग्मकी होती है। समयुग्मकी क्यों है? क्योंकि इसमें जो 23वां जोड़ा है वो एक्स एक्स ही है, इसलिए मादा समयुग्मकी होती है। और इसमें जितने भी अंडाणु बनेंगे यानी समयुग्मकी, मादा समयुग्मकी होने के कारण इसमें अंड जनन क्रिया, अंड जनन क्रिया मतलब अंडा बनने की, अंड यानी ओवम बनने की क्रिया को ही अंड जनन कहते हैं। जैसे शुक्राणु बन रहा है इसको शुक्र जनन कहते हैं, और अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। तो अंड जनन क्रिया के द्वारा सभी अंडाणु मतलब 100%, जैसे संबट गया 50% शुक्राणु एक्स लिंग गुणसूत्र वाले हैं, 50% शुक्राणु वाई लिंग गुणसूत्र वाले हैं, लेकिन इसमें तो केवल एक्स एक्स है, मतलब में या स्त्री नहीं कहते हैं। तो सभी अंडाणु यानी 100% कैसे होंगे? केवल कैसे होंगे? एक्स लिंग गुणसूत्र वाले ही बनते हैं। इसको हम ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बात की जाए कि निषेचन में, निषेचन क्या है? अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया ही निषेचन होती है। निषेचन में यदि अंडाणु, जैसा कि बताया कि अंडाणु 100% अंडाणु यानी सारे अंडाणु एक्स वाले बनेंगे, जबकि शुक्राणु 2 तरह के बनेंगे, 50% एक्स वाले शुक्राणु और 50% वाई वाले शुक्राणु बनेंगे। तो निषेचन में यदि अंडाणु से अंडाणु अंडाणु जब भी तो मादा से रहेगी ना, अंडाणु से एक्स लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु यानी अंडाणु से एक्स लिंग गुण, क्योंकि अंडाणु तो हमेशा एक्स वाला होता है, तो एक्स लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये लोग मिलता क्या मिलता है, थोड़ा सा तो निषेचन में यदि अंडाणु से एक्स लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, तो क्योंकि हमको पता है कि अंडाणु तो हमेशा एक्स होती है, लेकिन यहाँ जो शुक्राणु है वो भी कौन वाला है? एक्स वाला। तो अंडाणु तो एक्स का होता ही है और जो शुक्राणु वो भी एक्स वाला है, तो एक्स लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है। तो युग्मनज यानी जाइगोट यानी जो संतान बनने जा रही है के 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र यानी संतान की 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र एक्स एक्स होंगे। क्यों एक्स एक्स हुए? क्योंकि एक तो अंडाणु से एक्स आया है और एक तो शुक्राणु से एक्स आया है, तो ये एक्स एक्स हो गए। और होने वाली जो संतान होगी, चूंकि एक्स एक्स है
तो XX क्या होती है? मादा होती है। और होने वाली संतान मादा यानी पुत्री होगी। इसके विपरीत जब अंडाणु से, यहाँ अंडाणु से X लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिला है और यहाँ अंडाणु से Y लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिल रहा है, तो नर संतान, नर बता दिया, एक तो बता दिया अंडाणु से X आएगा और शुक्राणु से Y, तो पुत्र यानी नर संतान यानी पुत्र XY होगी। तो ये इस बार इसको रिपीट कर ले थोड़ा सा हम लोग कि यदि अंडाणु से X लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलेगा तो युग्मनज यानी जो युग्मनज बनेगा, जो भ्रूण बनेगा, उसके 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होगा XX होगा, और जब XX होगा तो वह संतान मादा होगी यानी पुत्री होगी, क्योंकि XX क्या होती है? मादा होती है। इसके विपरीत कहा कि जब अंडाणु से Y लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो नर संतान की उत्पत्ति होती है। पुरुष का Y गुणसूत्र ही लिंग का निर्धारण करता है। तो अगर Y लिंग गुणसूत्र जा रहा है तो पुत्र होगा, Y लिंग गुणसूत्र नहीं जाएगा तो वह पुत्री होगी। तो पुरुष का जो Y गुणसूत्र होता है वही लिंग का निर्धारण करता है। इस प्रकार लिंग के निर्धारण में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि महिलाओं में तो दोनों एक्सेस है और पुरुष में एक एक्स है, Y है, Y डिसाइड करता है। इसलिए कह दिया गया कि इस प्रकार लिंग के निर्धारण में, मानव के लिंग के निर्धारण में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा ग्राफ के माध्यम से भी समझ रहे हैं। ये XY है तो पुरुष है। पुरुष कैसा होगा? विषम युग्मकी होगा, क्योंकि XY है, और ये स्त्री है तो ये सम युग्मकी होगी। क्यों? क्योंकि XX है। अब देखो युग्मक बने, क्या बने? युग्मक। युग्मक का मतलब नर से, पुरुष से जब बनेंगे युग्मक, तो पुरुष से युग्मक जो बनेंगे उनको हम शुक्राणु कहेंगे, और स्त्री से जो युग्मक बने, युग्मक बन रहा है, जो युग्मक बनेंगे इनको क्या कहेंगे हम? अंडाणु। तो पुरुष से जो युग्मक बनेंगे उनको शुक्राणु कहेंगे, और स्त्री से जो युग्मक बनेंगे उनको अंडाणु करेंगे। क्रॉस की बात कर रहे, निषेचन की बात कर रहे हैं, तो पुरुष का X शुक्राणु, पुरुष का X गुणसूत्र वाला शुक्राणु और स्त्री के X गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलता है। पुरुष का X लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के X लिंग गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलता है, यानी यह शुक्राणु है और यह अंडाणु से मिलता है। तो इसका भी X है, इसका भी X है, तो X संतान क्या होगी? XX होगी, यानी संतान की 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र XX होगा तो पुत्री होगी। अब इसी के पहले का इसके दूसरे से करा लीजिए, यानी यह शुक्राणु जा रहा है और यह अंडाणु आ रहा है, दोनों मिलेंगे XX होगा, फिर भी पुत्री होगी, फिर यहाँ भी पुत्री होगी। अब इसके देखिएगा, इसके दूसरे का इसके पहले से करा लीजिए, यानी यहाँ से शुक्राणु आ रहा है और यहाँ से अंडाणु आ रहा है, दोनों मिल रहे हैं, तो एक X है और एक Y है, तो वह पुत्र होगा। अब इसके दूसरे का इसके दूसरे से देख लीजिए, तो यह शुक्राणु कौन सा आ रहा है? Y वाला। अंडाणु कौन सा आ रहा है? X वाला। तो ये पुत्र ये संतान कैसी होगी? पुत्र होगी। इस तरह से मानव में संतान, यानी कहने की मानव में लिंग का निर्धारण होता है। यानी संतान की चांसेस कितने? पुत्रियां कितनी है इसमें? 2 पुत्री है, 2 पुत्र हैं, यानी चांसेस कितने होते हैं संतान के? 50% चांस होते हैं। 50% पुत्र के, 50% पुत्री के चांस जो होते हैं। देख सकते हैं आप, ये 2 3 4 4 ही बन रहे हैं। 4 में क्या है? 2 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं, यानी पुत्र और पुत्री बनने की संभावना कितनी होती है? 50% होती है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी।